तुम्हारा देश टूट गया है। इस 16 दिसंबर को 50 बरस पूरे हो जाएंगे बांग्लादेश को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बने। जी 50 बरस बीत जाएंगे जुल्म और बर्बरियत की उस दास्तान को जो और किसी ने नहीं बल्कि हम लोगों ने खुद लिखी थी। 50 बरस का हो जाएगा वो झूठ जो हमने बोला था बंगालियों के साथ, पूरी दुनिया के साथ, खुद अपने साथ कि बंगाली तो गद्दार थे और ये पाकिस्तान को तोड़ने की एक आलमी साजिश थी। 50 बरस का झूठ, लेकिन ये 50 बरस का झूठ इस सच को छुपा नहीं पाया कि 80,000 से ज़्यादा बंगाली ख़वातीन को रेप किया गया, 10 लाख से ज़्यादा बंगालियों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और फिर इस कत्लेआम को जस्टिफाई करने के लिए कभी इसका सारा इल्ज़ाम डाल दिया गया सियासतदानों के ऊपर और कभी सिरे से इनकार कर दिया गया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, डिनाई कर दिया गया। और इमसाल हम अपने डिनाइल्स की गोल्डन जुबली मनाएंगे। जी, बजाय अपनी गलतियों से कुछ सीखने के, अपने ब्लंडर्स से कुछ सीखने के, बजाय बंगालियों से माफ़ी मांगने के, हम मना रहे हैं अपने डिनाइल्स की गोल्डन जुबली। और शुरुआत तो कर भी दी हमने खेल खेल में जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म से, जिसे कुछ सोच के ही डिनाइल्स की 50वीं सालगिरह के मौके पर रिलीज किया गया है। इस फिल्म में एक एक करके उन तमाम बातों को जस्टिफाई किया गया है जिन्हें बुनियाद बनाकर हमने बंगालियों को खुद से कमतर समझा, उन्हें उनके जमहूरी हक से महरूम रखा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए सवाए अलहदगी के रास्ते के। वही उर्दू कलोनियलिज्म जिसकी लाठी से हमने बंगालियों को हाँकने की कोशिश की थी, वही शुमाली हिंद के जागीरदार मुसलमानों का कल्चरल एग्रेशन जिसके पहले नुमाइंदे सर सैयद अहमद खान जैसे मुफक्किर थे और अब अनवर मकसूद जैसे रियासती लिखारी। वैसे आपको यकीन नहीं आएगा लेकिन इस फिल्म में एक बंगाली खातून को हिंदी ज़बान बोलते हुए दिखाया गया है जिसका मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तानी किरदार ये कह के कि अरे ये तो उर्दू ज़बान बोल रही है। ठीक है वे लाला, तुसा भी उर्दू, मैं भी उर्दू, सिंधी भी उर्दू, सराइकी भी उर्दू, पंजाबी भी उर्दू, यक्की उर्दू ही वे लाला, यक्की उर्दू। सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म खेल खेल में ढाका के जो मनाजिर दिखाए गए हैं उनसे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि आज़ाद होने के बावजूद बांग्लादेश इतना गरीब है कि उन पर हम पाकिस्तानी भी तरस खा सकते हैं। ये अप्रोच है, ये माइंडसेट है फिल्म मेकर का, स्क्रिप्ट राइटर का। वैसे मैं आपको इस फिल्म की पूरी कहानी सुना देता हूँ, ये वार्निंग दिए बगैर के आगे स्पॉयलर्स हैं क्योंकि मेरे नज़दीक तो ये फिल्म बजाते खुद एक स्पॉयलर है। ज़ारा जिसका किरदार सजल अली ने अदा किया है, उनके दादा 71 की जंग के बाद बांग्लादेश में ही रह गए हैं। अब ये पता नहीं क्यों लेकिन वो अपनी बीवी और बेटे जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं के पास वापस नहीं लौटे, बल्कि उन्होंने ऑप्ट किया कि ढाका के एक स्लम में इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारें। और यहाँ सजल अली एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में दाखिल होने के बाद एक प्ले ऑर्गेनाइज करती है जिसे बांग्लादेश के एक इंटरनेशनल थिएटर कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है। और प्ले का टॉपिक ये है कि पाकिस्तानी यूथ को अपने पर लगे इस इल्ज़ाम का जवाब देना चाहिए कि इनके बड़ों ने बंगालियों पर जुल्म किया और दुनिया को, ख़ास तौर पर बंगालियों को ये सच बताना चाहिए कि असल में तो वो इंडियंस के हाथों यूज़ हो गए थे। ये स्टोरी लाइन है इस फिल्म की जिसे देखने के फ़ौरन बाद इस बात का एहसास हो जाता है कि ये पाकिस्तानी यूथ नहीं जो फॉल ऑफ ढाका की वजूहात तलाश करने निकली है, बल्कि ये तो पाकिस्तानी 50 हैं जो अपने डिनाइल्स की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस खुशी के मौके पर ऑपरेशन सर्च लाइट का जिक्र मुनासिब मालूम नहीं होता और ना ही उस फैसले का तस्करा भला मालूम होता है कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू होगी और बंगालियों को भी इस फैसले को तस्लीम करना होगा। जी, इस वक्त तो हमें सिर्फ झूठ का जश्न मनाना चाहिए और बेशक हमें ये झूठ तारीख से कुछ ना सीखने का तरीका सिखा दे।
اور اس بات کی چھوٹی سی اگزامپل اس فلم میں بھی موجود ہے. میں پیش خدمت کرتا ہوں. بروہی نامی کردار کا تعلق بلوچستان سے ہے اور حسن اتفاق دیکھیے کہ بجائے باقی بلوچ اسٹوڈنٹس کی طرح پنجاب کی سڑکوں پر بیٹھ کر یہ دہائی دینے کے کہ سہولیات سے آراستہ تعلیمی اداروں میں ان کا کوٹا بحال کیا جائے، بروہی خود بھی ایک پریسٹیجیس تعلیمی ادارے سے پڑھتا ہے اور سجل علی اور بلال عباس کا کلاس فیلو ہے. اور پھر بلوچستان میں بروہی کے والد کو انڈین دہشت گرد 8 گولیاں مار کر قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بروہی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش جاتا ہے تاکہ بنگالیوں کو بتا سکے کہ 71 میں جو سازش انڈیا نے ان کے خلاف کی تھی وہی سازش اب وہ بلوچستان کے خلاف کر رہے ہیں. اور ریاست سے اور اس ایلیٹ کلاس سے جو ہمیں رول کرتی چلی آ رہی ہے، نہ تو تب کے بنگالی کو کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی آج کے سندھی کو، پختون کو، بلوچ کو کوئی شکوہ ہے. سب اچھا، سب ٹھیک ہے، سوائے بیرونی فنڈنگ کے اور بیرونی ہاتھ کے سب اچھے کی رپورٹ ہے. ایک لائن بھی سن لیجئے فلم کے آخر میں جو زارا نے بولی کہ ایک غلطی ہوئی کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں مافیا دونوں. ایک غلطی ہوئی کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں مافیا دونوں. یہ ہے ہماری اپروچ، قابل شرم، قابل مذمت، قابل افسوس. اس لیے میں پاکستانی فلم اور آرٹ کے ٹھیکیداروں سے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ شاید بنگلہ دیش کو ہمارے ڈینائل سے کوئی مطلب نہیں اور نہ ہی اسے ہمارے گھٹیا آرٹ سے کچھ لینا دینا ہے. شاید انہیں تو ہماری معافی کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے آپ بنگلہ دیش کو تو ایکویشن سے نکال دیجئے. ہاں البتہ اگر کوئی کھیل میں جیسی ڈھیٹ اور شدید یوتھیائی فلم کی زد میں ہے تو وہ ہے یہاں کا نیٹو، جس نے 71 میں بنگلہ دیش کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور آج وہ پاکستانی فلم میکرز کو ڈینائلز کی گولڈن جوبلی مناتا ہوا دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ملک ٹوٹنے جیسے المناک حادثے سے بھی کچھ نہیں سیکھا، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ ہسٹری بتانا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے.